हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक चल रहा है बच्चों? कल मैं जिस लेक्चर पे बात कर रहा था उत्प्रेरण कैटलिस्ट, आज उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। कल वीडियो बनाते बनाते मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए लास्ट में जो एंडिंग थी वो ठीक से नहीं हो पाई थी। मैं बताना तो चाह रहा था, उसी समय बैटरी डाउन होने की वजह से मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। बाद में देखा तो देखा कि वहीं तक वीडियो बना था। तो ठीक है, जहां पर मैंने छोड़ा था मैं उसी पॉइंट से शुरू करता हूं। इससे पहले कि शुरुआत करें, मैं कमेंट्स देख रहा था बच्चों के, तो कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि आप कौन हैं। शायद कहीं दूसरे के बच्चे कुछ जुड़े हुए हैं, जुड़ गए होंगे जो नहीं जानते। तो मैं बता दूं, मैं रमेश कुमार त्रिपाठी, रतन सेन इंटर कॉलेज वासी सिद्धार्थनगर में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए ये चैनल शुरू किया है। जो लोग बच्चे नहीं जानते हैं मुझे, वो जान जाए। मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट का यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ, जिसमें मैंने पहला लेसन शुरू किया है पृष्ठ रसायन। और पृष्ठ रसायन को लेकर मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं। अब मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, जो मुझे नहीं जानते वो समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ। कल उत्प्रेरण मैंने समझाए थे और उत्प्रेरण के प्रकार भी बताए थे। आज उससे आगे बता रहा था उत्प्रेरण के सिद्धांत, और यहीं पर मेरा वीडियो खत्म हो गया था। तो वहीं से मैं शुरू करता हूं, उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत का मतलब कि उत्प्रेरण कैसे होता है, उत्प्रेरक अपना काम कैसे करता है, इस चीज को समझाना है। तो अच्छी तरह से यहां समझो, 2 प्रकार बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि उत्प्रेरक के काम करने के 2 तरीके हैं। एक पहला है माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। और दूसरा है अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत। तो बच्चों, यहां पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। तो ऐसा है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं और तब दोनों मिलकर कुछ उत्पाद बनाते हैं। एक उदाहरण लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पदार्थ ए है जो किसी पदार्थ बी के साथ क्रिया कर रहा है और एक यौगिक ए भी बना रहा है। तो कोई जरूरी नहीं कि ए और बी एक दूसरे से मिले और तुरंत ए भी बन जाए, ऐसा नहीं होता। अगर हम एक बर्तन में ए गैस के कुछ अणु डाल दें, बी गैस के कुछ अणु डाल दें, तो ए गैस के अणु बी गैस के अणु से टकराएंगे और इस टकराने के फलस्वरूप इनकी कुछ ऊर्जा घटती बढ़ती है। हो सकता है ए की ऊर्जा बढ़ जाए, हो सकता है बी की ऊर्जा बढ़ जाए, क्या हो सकता है घट जाए। ये तो अणु आपस में टकराते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। टकराते टकराते अणुओं की ऊर्जा जब कुछ बढ़ती है, तो जिन अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है वो अणु सक्रिय अणु कहलाते हैं, और जब वो आपस में टकराते हैं तब उत्पाद बनता है। ये केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है, वहां पर और अच्छी तरह से इसको समझाया जाएगा। फिलहाल अभी ये जान लें कि ए का अणु बी से टकरा रहा है और एक उत्पाद बना रहा है ए। लेकिन इस अभिक्रिया में आवेग स्लो है। स्लो का मतलब यह धीरे धीरे अभिक्रिया हो रही है। अब इस अभिक्रिया में आपने एक पदार्थ X डाल दिया। कोई ये X पदार्थ डाल देने से क्या हुआ कि ये पदार्थ ए भी अभिक्रिया
का जो उत्पाद है वो जल्दी बनने लगा। कैसे जल्दी बनने लगा, जरा इसको समझना। हो क्या रहा है, ऐसा हो सकता है, मैं भी ऐसा हो सकता है इस सिद्धांत के अनुसार, माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत के अनुसार, कि ऐसा हो सकता है कि ए पदार्थ एक्स पदार्थ से क्रिया कर रहा हो और AX बना रहा हो और ये रिएक्शन फास्ट हो रही हो, तेजी से हो रहा। और अब जब ये AX बन गया, ये AX पदार्थ, ये जो दूसरा पदार्थ B है, इससे क्रिया कर रहा हो और इससे क्रिया करके एक पदार्थ AB प्लस X बना दिया। तो यहां देखें, ये X वही X है जो पहले इस्तेमाल हुआ था। और ये रिएक्शन भी अगर फास्ट है, यानी तेजी से हो रही है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ, A और B ने मिलकर AB बनाया। हम कह सकते हैं हुआ तो ये कि A ने X के साथ मिलकर पहले AX बनाया और फिर AX ने B के साथ मिलकर AB और X बनाया। तो X जो इस्तेमाल हुआ था वो वापस प्राप्त हो गया। यहां पर ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में ये जो पदार्थ बना AX, इसी को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे ही A B के साथ रिएक्शन कर रहा था तो ये स्लो हो रहा था, लेकिन जब हमने इसमें X पदार्थ डाला तो A ने X के साथ तेजी से रिएक्शन करके AX बनाया, AX ने B के साथ तेजी से रिएक्शन करके AB और प्लस X बना दिया। तो हमारा AB पदार्थ बन गया, जो देर में बनना था वो जल्दी बन गया। इस सिद्धांत को हम कहते हैं माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। अर्थात एक सेंटेंस नोट करो कि माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत में एक अभिकारक किसी उत्प्रेरक के साथ, अभिकारक किसी उत्प्रेरक के साथ क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है और यह माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। और ये दोनों स्टेप अगर फास्ट हैं तो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो ये एक सिद्धांत है बेटा, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो है वो ये कहता है अधिशोषण का सिद्धांत। अच्छा, माध्यमिक यौगिक के सिद्धांत में अगर मान लिया और अच्छे से तुमको समझाने की कोशिश करूं तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लिया तुम किसी ऑफिस में गए, अपना काम कराना चाहते हो, तुम्हारा काम नहीं हो रहा। जैसे तुम लोग अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हो, स्कॉलरशिप का, उसके लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। मान लिया तुम कचहरी गए, लेखपाल से मिले, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए एप्लीकेशन दिए, लेखपाल ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तुमको दौड़ाया, प्रमाण पत्र तुमको नहीं मिला, तो तुम्हारी प्रक्रिया स्लो। अब हुआ क्या, यहां पर बाई चांस तुम अपने यहाँ क्षेत्र के विधायक से परिचय है तुम्हारा, तो तुमने ए पदार्थ में विधायक X से फोन किया, बात की, दोनों लोगों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारा जुगाड़ है। तो विधायक जी ने लेखपाल को फोन कर दिया कि भाई क्या बात है, देखो हमारे जानने वाले इनका जरा काम करो। तो खटाक से उसने तुम्हारा आय प्रमाण पत्र बना दिया और आय प्रमाण पत्र तुमको मिल गया। विधायक जी कहां गए, तो चले गए। अब यहां पर क्या हुआ, ए पदार्थ तुम थे, उत्पाद के तौर पर बन रहा था आय प्रमाण पत्र, उत्प्रेरक कौन, हाँ विधायक। बीच में विधायक जी आए, उन्होंने एक फोन किया और तुम्हारा क्या हुआ, आय प्रमाण पत्र बन गया। यहां देखो, पहले तुम और लेखपाल के बीच में बात नहीं बन रही थी, बड़ी स्लो स्टेप चल रहा था, बीच में विधायक जी के आ जाने से अभिक्रिया का वेग तेज हो गया और विधायक जी चले गए। उनका क्या हुआ, उनका तो ना कोई नुकसान हुआ, ना कोई इस्तेमाल हुआ, ना उनका प्रमाण पत्र बनना था, ना कुछ, वो तो केवल कहते चले गए। वही बात है कि ये जो विधायक जी हैं ये चले गए, ये आए और चले गए, बनना प्रमाण पत्र था,
वो बन गया, जल्दी बन गया। कहने का मतलब उत्प्रेरक जिस रूप में इस्तेमाल हुआ उसी रूप में वापस निकल गया। हाँ, पदार्थ जो बनना था जल्दी बन गया। यह कहलाता है माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं अधिशोषण का सिद्धांत। तो बच्चों, अधिशोषण के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में अपना डिस्कस किया था कि अधिशोषण होता क्या है। अधिशोषण में बच्चों एक सतह होती है किसी पदार्थ की जिसकी सतह पर कुछ चीजें अधिशोषित यानी चिपक जाती हैं। तो दरअसल मैंने अभी तुमसे कहा कि जब कोई दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं और उत्पाद बनाते हैं तो बच्चों उत्पाद ऐसे नहीं बनता कि एक चीज मिलाई एक तुमने बीकर में ए गैस डाल दी और बी गैस डाल दी और बंद कर दिया और सब मिलकर ए बी बन गया। ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि अणु आपस में लड़ते हैं और लड़ने के दौरान ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। और जब अणु आपस में इसे गति कर रहे हैं, बीकर के अंदर तमाम गैस के अणु गति कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बर्तन से लड़ेंगे। एक अणु ए से लड़ सकता है, एक अणु बी से लड़ सकता है, वो जो दीवार है उससे लड़ सकता है। इस लड़ने पिटने के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन होता। इस दौरान कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है तो ऐसे बढ़े हुए अणु, सक्रिय अणु जिनको कहते हैं, जब ये टकराते हैं तो उत्पाद बनता है। यानी कि जब तक अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी नहीं तब तक टकराने से उत्पाद नहीं बनेगा। अच्छा, अणुओं की ऊर्जा को बढ़ाने का दो तरीके हैं। एक तो बंद डिब्बे में खुद बढ़ रहे हैं, दूसरा हम उनको गर्म करते हैं। गर्म करते तो उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और ऊर्जा बढ़ जाएगी तो हो सकता है रिएक्शन तेज हो जाए। बिल्कुल सही। और तीसरी बात ये कि अणुओं को एक पास ले आए, एक कहीं एक जगह पर केंद्रित करते हैं। और एक जगह पे अगर हम अणुओं को केंद्रित करने में विफल हो गए तो क्या होगा, अणुओं के बीच की जगह कम हो जाएगी, पास पास आ जाएंगे। और जब पास पास आ जाएंगे तो उनके लड़ने की संभावना ज्यादा होगी। और जब ज्यादा टकराएंगे तो यौगिक बनने की संभावना ज्यादा होगी। जितना ज्यादा टकराने की संभावना बढ़ेगी उतना ज्यादा उत्पाद बनने की संभावना बढ़ेगी। उत्प्रेरक यही काम करता है। जैसे मान लिया एक कोई डिब्बा है, इस डिब्बे में कोई गैस है, दो गैसों के पार्टिकल टकराए हैं। अब ये गैसें अलग अलग गति कर रही हैं। हमको ये वाली गैस इस अणु से टकराए और टकराकर एक उत्पाद बनाना है। मान लिया ये ए का कड़ा है, ये बी का कड़ा है, ये ए है, ये बी है, और ये आपस में टकराएंगे तो उत्पाद बनेगा। टकरा तो वैसे भी रहे लेकिन ऊर्जा ज्यादा नहीं है। हमने क्या किया, इसमें एक उत्प्रेरक डाल दिया। ये उत्प्रेरक, एक उत्प्रेरक का ठोस है, ठोस उत्प्रेरक पदार्थ डाल दिया। अब हमने तुमको बताया था कि उत्प्रेरक जो होता है उसकी सतह पर तमाम जगहें खाली होती है। तमाम उत्प्रेरक के कणों में ये बहुत सारे कण हैं। इसमें क्या किया कि एक गैस के कण को अपनी सतह पर चिपकाना शुरू किया, यह अधिशोषण किया। अब सोचो बेटा, इस उत्प्रेरक की सतह पर जब एक एक कण अधिशोषित तो होने लगे तो क्या हुआ कि इस सतह पर एक की सांद्रता बढ़ गई। और जब किसी गैस की सांद्रता बढ़ जाती है तो उसके टकराने की दर, उसकी क्रिया करने की दर सब बढ़ जाती है। फर्स्ट में पढ़ा था द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में कि किसी गैस की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान यानी सांद्रता बढ़ने पर बढ़ती है। तो इस उत्प्रेरक की सतह पर किसी एक या दोनों पदार्थ की सांद्रता बढ़ने लगती है, और जब सांद्रता बढ़ने लगती है तो इनके द्वारा होने वाली क्रिया भी बढ़ने लगती है, क्रिया का वेग बढ़ने लगता है। यह कहलाता है अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण अपनी सतह पर किसी एक या दोनों अभिकारकों को अधिशोषित करने लगता है, चिपकाने लगता है, जिस कारण अधिशोषक की सतह के चारों ओर अभिकारक की सांद्रता बढ़ने लगती है, जिससे अभिकारक अणुओं की टक्करों की संख्या
बढ़ जाती है और जब टक्करें बढ़ती हैं तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ने लगती है और इस प्रकार अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है। यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए अभिकारक को अपनी सतह पर अधिशोषित करता है। जैसे मान लिया यहां पर ए को अधिशोषित कर लिया, यहां बी को अधिशोषित कर लिया। अब ए और बी पास पास आ गए तो ये एक अणु ए बी बन गया और जब ये उदासीन ए बी अणु बन गया तो इसने ये सतह छोड़ दी और ये चला गया। जब ये हट गया तो ये जगह फिर से खाली हो गई और इस जगह पर फिर से नया ए और नया बी का पार्टिकल आके चिपक गया। फिर ये कण बना, ए बी बना और फिर ये अलग हो गया। इस प्रकार से अधिशोषक की सतह पर लगातार अभिकारक के कण आते हैं, अधिशोषित होते हैं, उत्पाद बनाते हैं, सतह को छोड़ते हैं और चले जाते हैं। सतह फिर से खाली हो जाती है और उस खाली सतह पर पुनः नए अभिकारक अणु आते हैं और फिर उत्पाद बनाते हैं, चले जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिए उत्पाद लगातार बनता जाता है और उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक जो अधिशोषक है उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक अपनी सतह लगातार खाली करता रहता है जिससे नए अभिकारक अणु इसकी सतह पर आते रहते हैं। तो इस प्रकार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये था तुम्हारा अधिशोषण का सिद्धांत। अब इसी सिद्धांत के आधार पर उन दोनों चीजों की भी व्याख्या की जा सकती है कि वो जो का बताया था तुम्हें कि उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, उत्प्रेरक विष होते हैं। उत्प्रेरक वर्धक जो होते हैं वो अभिक्रिया की उत्प्रेरक की कार्यक्षमता को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक विष जो होते हैं वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। इस बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आइए जरा उनको भी देख लेते हैं। यहां दरअसल ये मान लिया कोई उत्प्रेरक है, ये एक उत्प्रेरक है और ये अपना काम कर रहा है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा। अब आपने यहां पर कोई उत्प्रेरक वर्धक डाल दिया, तो ये वर्धक क्या काम करता है बेटा? ये वर्धक इसमें छेद कर देता है, इसको तोड़ देता है कहीं से। जैसे ये पार्टिकल, ये उत्प्रेरक बन गया ठोस अवस्था में, ये सब जुड़े हुए हैं पार्टिकल एक दूसरे से। तमाम कण हैं, इनको अणु मानो, आयन मानो, परमाणु मानो, जो भी कहो, जो भी चीज है, मेटल है तो ये परमाणु है, लवण है तो आयन है, यौगिक है तो अणु है, जो भी है। ये इनकी सतह पर मुक्त संयोजकताएं हैं। ये वो खाली जगह है जिन पर बाहर से कणों को अधिशोषित होना है, अभिकारक अणु यहां आके चिपकेंगे। लेकिन बेटा जब हमने उत्प्रेरक वर्धक डाला तो ये वर्धक क्या करता है? ये वर्धक यहां से आया और आने के बाद इसने इसमें छेद कर दिया। अब जब छेद कर दिया तो क्या हुआ? ये इन सबको तोड़ दिया। तो क्या हुआ देख रहे हो ना, ये जो टूट गया तो ये बांध खाली हो गया, ये जगह खाली हो गई, ये संयोजकता खाली हो गई। तो ये जो उत्प्रेरक की सतह पर संयोजकता थी पहले, और अब ये और इतनी और ये संख्या बढ़ गई। और जब उत्प्रेरक पर सक्रिय केंद्रों की संख्या, इनको सक्रिय केंद्र कहते हैं, पहले ये नहीं थे, पहले क्या था? पहले तो याद नहीं था, पहले यही तो बाहर वाले सक्रिय केंद्र थे। और जब उत्प्रेरक वर्धक डाल दिया तो उसमें इसमें एक छेद कर दिया, या यहां से एक छेद कर दिया, या यहां से कहीं एक छेद कर दिया। तो उत्प्रेरक वर्धक होल्स पैदा करता है और इन होल्स की वजह से ये जो है संयोजकताएं टूट जाती हैं, इनके बीच में जगह बन जाती है और इसके कारण ये जो मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाती है। और ये मुक्त संयोजकताएं ही जब सतह पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा अणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित कर पाएगा और ऐसे में
पर अधिशोषित होने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। एक बात ये तो मरभट की बात थी, लेकिन अब तुम ये कहोगे कि विष तो नहीं करता था, उत्प्रेरक विष डाल देते थे, तो भाई ऐसा नहीं होता था। तब तो क्या होता था कि अभिक्रिया का वेग वो उत्प्रेरक की कार्यक्षमता घट जाती। ठीक है, मान लिया कोई पदार्थ जेड ऐसा है जो इसमें डाला गया और वो जेड खुद इसकी सतह पर चिपक गया कहीं, और ये रासायनिक बंध बना लिया, यानी कि ये स्ट्रांग बल से इसके ऊपर परमानेंट चिपक गया। तो क्या होगा? तो इस उत्प्रेरक की जो सतह पर सक्रिय केंद्र थे, उन सक्रिय केंद्रों की संख्या कम हो जाएगी। पहले ज्यादा केंद्र थे, अब तो यही चिपक गया। अब जब बाहर से अभिकारक का अणु आएगा, मान लिया ए और बी रिएक्शन कर रहा है और ए बी बना रहा है, तो ये जो ए आएगा तो ए के लिए तो कम जगह बचे, क्योंकि यहां तो जेड चिपका, कम जगह हो जाएगी। तो उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्रों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी उत्प्रेरक विष चिपक गया है, अधिशोषित हो गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि सांद्रता कम रहती है अभिकारक की, और इसलिए अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। तो अगर हम सीधे एक सेंटेंस में कहें बात को, अधिशोषण सिद्धांत को, तो उत्प्रेरक की सतह पर जो मुक्त संयोजकताएं होती हैं, इन मुक्त संयोजकताओं के कारण उत्प्रेरक अपनी सतह पर अभिकारक कणों को अधिशोषित करते हैं, और अब जिससे उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक वर्धन, उत्प्रेरक कण के अंदर कोटर यानी छेद, खाली जगह, कोटर उत्पन्न कर देते हैं, जिससे उत्प्रेरक कण पर सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है, और जिस कारण अभिकारक जो कि उस पर अधिशोषित हो रहा है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष अधिशोषक की सतह पर स्वयं या उत्प्रेरक की सतह पर स्वयं अधिशोषित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिस कारण उत्प्रेरक की सतह पर मौजूद सक्रिय केंद्रों की संख्या घट जाती है, और इसलिए उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। क्लियर? देखो, समझ लो, मन में बैठा। ठीक है बच्चों, इसको नोट्स बनाओ, जैसा मैं बनाता हूं बोर्ड पे चित्र। वीडियो देख रहे हो, रोक के, पॉज करके, जूम करके, जैसे भी है, इनको देखो, साथ साथ बनाते चलो, कॉपी कलम लेके बैठो, तो लिखते रहोगे तो नोट्स बनते रहेंगे। फिर बाद में तुमको समस्या नहीं, ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसको करते रहना। केवल ये नहीं कि वीडियो जल्दी जल्दी देखा और खत्म किया और फिर न चल दिए। ये वीडियो नहीं है, क्लास चल रही है, क्लास को पढ़ो, पढ़ने के लिए है, बड़ा आराम है, घर में बैठ के पढ़ना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बार बार ये कह रहे थे कि साहब नीचे वो आपने कहा है कि जो है मेरा टेलीग्राम पर नोट्स है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। बेटा, टेलीग्राम पे नोट्स मैंने डाला था, ये बात सही है कि हो सकता है कुछ लोगों के मोबाइल में न खुल रहा हो। ये एक्चुअली एक पीडीएफ फाइल पढ़ने के लिए एक एडोब रीडर होता है, एक सॉफ्टवेयर है एडोब रीडर। अपने मोबाइल में डाउनलोड जब कर लोगे तो जो मैं पीडीएफ फाइल डाल रहा हूं, ये पीडीएफ फाइल तुमको मिलती रहेंगी और तुम उनको पढ़ पाओगे। ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर उत्प्रेरक कैटेलिसिस। अब एक कैटेलिस्ट बचा था, एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम उत्प्रेरण किसे कहते हैं? तो वीडियो थोड़ा बड़ा ना हो,
इसलिए मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूं। अभी एक छोटा दूसरा वीडियो डाल रहा हूं जिसमें केवल एंजाइम उपकरण की बात करेंगे। ठीक है ना? ओके।